बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स कप शप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। सबसे पहले हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से। यानी एक तरफ एशिया कप में नाकामी हुई और उसके बाद अब जबकि साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ जारी है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियां की गई, कुछ मुतवक्को थी, लेकिन उन लोगों को स्क्वाड में तो शामिल किया गया लेकिन प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। बहरहाल इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि T20 के हवाले से सलमान अली आगा पे पूरा एतमाद हमारी मैनेजमेंट को है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या जो है वो हारिस रऊफ़ या दीगर जो खिलाड़ी हैं उन पे भी एतमाद किया जाएगा। क्या साइम अयूब रहेंगे, क्या रिजवान और बाबर आजम की वापसी T20 वर्ल्ड कप में मुमकिन है या नहीं, इन तमाम वालों से बात करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो भी अब काफ़ी ख़बरों की जीनत बनने लगी है। बहरहाल सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा सर, मुझे बताइएगा कि चूँकि हम एशिया कप में हमारा कोई मतलब हम फाइनल सेकंड दूसरे नंबर की टीम पे आए और लेकिन हम जीत नहीं सके ये कप। यंगस्टर्स की जो बार बार बात की जाती थी कि जी यंग टीम खिलानी चाहिए, यंग टीम खिलानी, वही लोग जो पहले यंगस्टर्स पे जोर दिया करते थे आज ये कहते हुए नजर आते हैं कि बेहतर ये था थोड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी टीम में रख लेने चाहिए थे। आप क्या कहेंगे? लेकिन आई थिंक कि अगर अगर आप ओवरऑल सिनेरियो पूरी टीम का देखें तो हारिस को जो ना वो खेलते हुए जो ना 2 या 3 साल हो गए। ही इज़ नो मोर यंग एनी मोर। साइम अयूब इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनको 3-4 साल जो से ज़्यादा जो ना वो हो गए। फ़खर ज़मान तकरीबन माशाल्लाह कोई 10 से 12 साल जो ना वो उनको हो गए। शाहीन के 6 या 7 साल हो गए हैं। हारिस रऊफ़ को 6 या 7 साल हो गए। उसके अलावा नवाज़ को तकरीबन जो ना 7 या 8 साल हो गए। सलमान अली आगा जो ना उनका ये तीसरा जो ना चौथा साल है। तो अब यंग कौन था इसमें? सिर्फ और सिर्फ जो ना अगर 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 आप एग्जाम्पल देखें तो सिर्फ साहबजादा फरहान ही यंग था, जिसका बेसिकली जो ना वो पहला इतना बड़ा जो ना वो ICC इवेंट था एंड ही इज़ द ओनली वन हु बेसिकली परफॉर्म। और ख़ास तौर के ऊपर टीम लाइक इंडिया जिसके खिलाफ जहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी, ही वाज द ओनली वन हु वाज एक्चुअली प्लेइंग अ राइट क्रिकेट, अटैकिंग भी डिफेंसिव भी। दोनों मैचेस 3 मैचेस में 2 मैचेस में उसी के जो ना वो रन थे। और हमने देखा एशिया कप के अंदर कोलैप्स भी जो ना वो उसका हुआ। तो ये बोलना कि भाई यंग खिलाना, तो मुझे तो कहीं यंग कोई नज़र ही नहीं आया, कोई यंगस्टर नज़र ही नहीं आया। हसन नवाज यंग था, उसको 2 मैचेस खिला के नहीं, वाज आउट ऑफ फॉर्म, उसको 2 मैचेस खिला के इन्होंने जो ना वो बाहर बिठाया। तो ओवरऑल तो इट्स बेसिकली अ मिक्सचर। हाँ, अब ये सवाल होता है कि आगे आपने क्या करना है। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हमने साइम अयूब को बेसिकली जो है ना वो ऑलराउंडर बना लिया है। अगर अगर आप उसकी कारकर्दगी देखें तो उसकी बैटिंग में जो है ना बिलो एवरेज जो है ना परफॉर्मेंस है, बट बॉलिंग के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत सारे हमारे जो बॉलर्स हैं उनसे जो है ना वो बेहतर है। अब ये बेसिकली मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि इधर आप उसको ओपन खिलाएं या ना खिलाएं। दूसरी तरफ जो उससे भी बड़ा सवालिया निशान है वो बेसिकली हारिस का है कि अब आप कीपर किसको खिलाएंगे। इधर आप रिजवान को वापस लेकर आएंगे या आप हारिस को दोबारा जो है ना वो मौका देंगे। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। और दूसरा, रिजवान कहाँ खेलेगा? अगर अगेन आपने दोबारा रिजवान को ओपन कराना है साहबजादा फरहान के साथ, तो साइम कहाँ खेलेगा? तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो बेसिकली मैनेजमेंट को बैठ के डिसाइड करना होगा कि अगर ये सोचें कि वो जब आपका सीनियर और जूनियर का मिक्सअप करें तो उनकी जो है ना बैटिंग पोजीशन जो है ना वो कहाँ होगी, पहला। दूसरी चीज़ ये कि जी अगला जो हमारा वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट है वो बेसिकली इंडिया के अंदर है। हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम श्रीलंका में या अबू धाबी में या दुबई में जो है ना वो मैचेस जो है ना वो खेलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली श्रीलंका के अंदर जो है ना वो ज़्यादा चांसेस है। अब श्रीलंका जो है ना वो फास्ट बॉलिंग के हिसाब से जो है ना वो इट्स अ डेड पिचेस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना फास्ट बॉलर को जो है ना वो मदद नहीं मिलती। तो आपका मोस्टली रिलाई जो है ना वो ऑलराउंडर उनके ऊपर होगा जो बेसिकली आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर होगा। तो वहाँ पर अगेन आपको साइम अयूब की जो है ना वो जगह नजर आना शुरू हो जाएगी। दैट्स समथिंग विच इज मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड। अच्छा, दूसरा एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है। व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर को क्लोजिंग की जाती है। और नॉर्मली क्या होता है कि ICC के एक इवेंट से शुरू होता है, अगले इवेंट में जाके उसको क्लोज किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और एशिया कप के अंदर अगर उनकी सेकंड पोजीशन आई, आई थिंक इट्स नॉट बैड।
अगर आप देखें तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम से बार बार हारे, और वो इंडिया ही है। अनटिल उससे पहले अगर हम देखें तो हमने श्रीलंका को हराया, हमने बांग्लादेश को हराया, हमने अफगानिस्तान को हराया, और तमाम छोटी नेशन जो थी, हाँ स्ट्रगल हमने जरूर की, बट समहाउ हमने उनको कहीं ना कहीं जाके जो ना वो हरा ही दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो बेसिकली मैनेजमेंट के सामने हैं, एंड आई थिंक दे हैव टू डिसाइड कि आइदर इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मौका मिलना चाहिए। अभी बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारी साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज हो रही है। वी सीन बाबर आजम वाज शेकी, ही वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, उस तरीके से वो बैटिंग नहीं कर सके जिस तरीके का नाम उनका जो ना वो है। वो इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट क्लास भी खेलने नहीं के लिए गए, आई डोंट नो व्हाई। बाकी सब ने जो ना फर्स्ट क्लास खेली, सलमान अली आगा ने खेली और हमने इम्पैक्ट देखा, 93 रन उसने जो ना बनाए। रिजवान ने खेली, ही ऑल्सो स्कोर। वो प्लेयर जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली उन्होंने रन बनाए। ना सऊद शकील ने खेली, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। बाबर आजम ने खेला नहीं, ही वाज प्रीटी एवरेज। तो ओवरऑल जो ना हमें ये सोचना चाहिए कि आइदर हमारा फर्स्ट क्लास हमें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, और अगर हम नहीं खेलें तो बेसिकली बोर्ड को ये डिसाइड करना चाहिए कि ऐसे प्लेयर्स के साथ क्या करना चाहिए जो बेसिकली फर्स्ट क्लास खेलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा सर, अब सलमान अली आगा को हमने T20 का वो बनाया, अच्छा वो टेस्ट की टीम में भी है, शान मसूद के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप उन्होंने दी। एक तरफ हम कहते हैं जी अलग फॉर्मेट की अलग टीम होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम उन्हीं प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर्स के अंडर में खिला रहे होते हैं। तो किस तरीके से टीम निकलेगी सर? T20 में सलमान अली आगा इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए जितना उन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया है, तो कप्तानी पे कोई अदम एतमाद नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं मिली सर T20 में, टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मेट अलग है। अगेन हमें डिसाइड ये करना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट में होगा। पार्टनरशिप जो उसकी थी वो बेसिकली रिजवान के साथ थी। आपका शान मसूद तो जो ना वो अनफॉर्चुनेटली पहले ही आउट हो गए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे ही प्लेड वेल, और हमेशा से उन्होंने टेस्ट मैचेस जो ना वो अच्छा खेला। और बेसिकली जो उनकी सूटेबल पोजीशन भी है, अगर आप देखें तो वो एक ऐसी जगह के ऊपर है जहां पर अगर आपके रिकग्नाइज बैट्समैन खेल रहे हैं तो वो बेसिकली नॉर्मल तरीके से खेल रहे होते हैं, और जहाँ ही आपका टेल एंडर आना शुरू होते हैं तो वो थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है ना वो चेंज कर देते हैं, एंड दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, एंड ही इज परफेक्ट फॉर इट। बट इट डजंट मीन कि वो T20 में उनको जो है ना उनकी जगह बनती है, और सिर्फ और इसलिए कि उन्होंने आपका टेस्ट मैचेस में अच्छा खेला है। यही हमें मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कौन सा प्लेयर कौन सी जो ना पोजीशन के लिए होना चाहिए। बट राइट नाउ जो हमारा सिनेरियो बना हुआ है, जो हम वर्ल्ड कप आगे खेलने के लिए जा रहे हैं, आई थिंक वी शुड नॉट चेंज द कैप्टन अंटिल एंड अनलेस ये वर्ल्ड कप जो ना ओवर ना होता है, और उसके बाद वहां से हम जो ना एक नया प्रोसेस शुरू करें जिसके अंदर हम ही आइडेंटिफाई करें कोई ऐसे 20 प्लेयर्स जो बेसिकली आइंदा आने वाले टाइम के ऊपर अगले वर्ल्ड कप तक के लिए जो ना वो सर्वाइव कर सके। एक दूसरा ये कि जहां तक सवाल रहा कि कैप्टनशिप के अंडर खेलने में, तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल। सूर्य कुमार यादव के अंडर में शुभमन गिल जो ना वाइस कैप्टन जो ना वो खेल रहे हैं। ही इज अ टेस्ट कैप्टनशिप पहले उनके पास थी, अब उनके पास वनडे की भी कैप्टनशिप आ गई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें जो है ना वैसे ही होना चाहिए। मैनेजमेंट मजबूत होनी चाहिए, आपका पीछे से जो है ना वो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, और आप बेसिकली इस चीज़ के केपेबल होने चाहिए कि आप जो है ना वो बेसिकली किस तरीके से अपने आप को अकोमोडेट कर सकें और अकाउंटेबल कर सकें। यही हमारे यहाँ जो है ना वो बेसिकली इसी चीज़ का हमारे यहाँ एक्चुअल फुकदान है। ठीक सर, अभी आपसे मज़ीद बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो एक आसिफ आफरीदी के बारे में जो बातें कही गई और फिर ये कहा गया 16 खिलाड़ियों में उनको रखा गया है, शायद उनका डेब्यू कराया जाए जो कि 38 या 39 साल के। इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ जुनैद खलील साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, बात को आगे मज़ीद कंटिन्यू करना चाहेंगे। सर, एक तरफ ये कहा जाता है कि यंग टीम को ऊपर लेके आना है, सीनियर खिलाड़ियों की अब जगह नहीं रही है, उनको रिटायर होना चाहिए, वेटरन क्रिकेट में जाना चाहिए। दूसरी जानिब स्पिनर्स के हवाले से कहा गया कि जनाब वो आसिफ आफरीदी जो जिनकी उम्र 38 साल है या 39 साल है, उनको शायद डेब्यू करा दिया जाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट में। फिर हमारे बॉलिंग कोच से हमने ये कहते सुना कि जी एज इज़ जस्ट अ नंबर। बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों ने इस पर बड़ा इतराज़ किया कि जब उनको रिटायर किया गया तो ये कहा गया कि नहीं जी वो एजेड हो गए हैं, अब वो नहीं खेल सकते। लेकिन जब किसी को इन कराना होता है तो ये कह दिया जाता है कि जी
एज इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है 39 हो, 40 हो, 41 हो, 42 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं सर? पाकिस्तान हमेशा जो है ना शॉर्ट टर्म्स के ऊपर ही जो है ना वो काम करता है अनफॉर्चुनेटली, और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। इवन अगर आप हमारे बाकी दो स्पिनर्स को देखें, नुमान को और साजिद को, उनकी एजेस भी जो है ना वो तकरीबन 35 से जो है ना वो ऊपर ही हैं। तो वी आर नॉट वर्किंग ऑन अ लॉन्ग टर्म जो है ना वो, हमें आगे किस तरीके से आइंदा आने वाले 3 साल या 4 साल कैसे जो है ना वो हमने देखने हैं, एंड दैट्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ। और इवन अगर आप देखें कि आज जो टेस्ट मैच जो हमारे यहाँ चल रहा है उसके अंदर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की कंडीशंस को रीड करते हुए एक फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, दैट्स आवर ओन सॉइल, हमारी अपनी पिच है, हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं और 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। हमें क्यों जो है ना मतलब अपनी स्लॉट जो है ना वो वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा रहा आपका सवाल कि हम किस तरीके से नंबर्स को जस्टिफाई करते हैं, और एंड यू आर राइट कि जिस वक्त हमें जिसको खिलाना होता है उसके लिए वो नंबर्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, और जब हमें जिसको नहीं खिलाना तो उसके लिए जो है ना वो हम ये कहना शुरू हो जाते हैं कि इनकी एज हो गई है, इनके नंबर्स हो गए, हम इनका फ्यूचर में ही देख रहे हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में हमेशा से हर जगह के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई होता है और इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। बट अगर हम आगे देखें तो हमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। इतनी बड़ी एज में जाके जो है ना काउंटी क्रिकेट में भी जो है ना वो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, बट दे नो कि उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ काउंटी को सर्व करने के लिए जो है ना अपनी एजेस जो है ना अपनी सर्विसेज दे रहे थे। हम एडिसन को देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो गया बट अभी भी वो काउंटी खेल रहे हैं। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जिस दिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होते हैं उस दिन उनकी सारी सर्विसेज बंद हो जाती हैं। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ यूनुस खान, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ मिसबा। हमने हर चीज़ को देखा, हर एक आदमी को देखा, बट उसने जो है ना वो बेसिकली अपने लिए अपना प्रेफरेंसेस जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो बड़ी रखी हुई। एंड आई थिंक बोर्ड is the only area where we think they treat their सगे को सगे की तरह से, और जिसको उन्होंने बाहर निकालना होता है उसको सौतेले की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। तो लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ देखी गई है कि सीनियर खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं, चाहे हम सरफराज नवाज की बात करें, ज़हीर अब्बास की बात करें, मियादाद देखें, इमरान खान, उसके बाद फिर वसीम अकरम, मिसबाउल हक, यूनुस खान। हमारे खिलाड़ी 40s तक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से यंगस्टर्स में वो मैच्योरिटी नज़र नहीं आती जितने हमारे सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये खाली पाकिस्तान में नहीं, एशियन टीमों में ये बात है। श्रीलंका में हमने बड़ी सीनियर टीमें देखी जिन्होंने वर्ल्ड कप तक जीते। आप क्या समझते हैं सर, खेल है क्या हमें सिर्फ यंगस्टर्स को लाने के लिए अपने सीनियर खिलाड़ियों को रिटायर कर देना चाहिए, या ये कि हमारे टेम्परामेंट में ही यंग एज में वो मैच्योरिटी है ही नहीं? देखिए, ये भी कभी ना कभी टाइम पे ना सीनियर जूनियर हुआ करते थे। शाहिद अफरीदी जो है ना, अगर आपको याद है, जैसा वो सीनियर क्रिकेट में आया तो वो जूनियर क्रिकेट आपका अंडर 19 जो है ना वर्ल्ड कप जो है ना या कोई टूर्नामेंट जो है ना वो खेल रहे थे, वहाँ से स्पेशली उसको बुलाया गया। इसी तरीके से जो है ना वो एक सिनेरियो है, और इसी तरीके से जो है ना वो टीमें बनती हैं, मिक्सचर ऑफ जूनियर एंड सीनियर। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहाँ ऑपरेशन होता है तो हम सब एक साथ निकाल देते हैं, फिर हमें एकदम याद आना शुरू होता है कि नहीं यार, हमें इनकी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत है, इनको वापस बुला लो, इनको वापस बुला लो, इनको वापस बुला लो। दैट्स अनफॉर्चुनेटली आवर सिस्टम इज। हमें करना ये चाहिए कि हमें मिक्सचर के ऊपर गेम खेलना चाहिए, जैसे बाकी टीमें खेलती हैं। एक यंग खेलता है, एक सीनियर खेलता है, इसी तरीके से जो है ना वो आपको कॉम्बिनेशन बनता है। जब तक सीनियर रिटायर होने के लिए जा रहा था तो वो जूनियर ऑटोमेटिकली उसकी जगह जो है ना वो ले लेता है। बट हम लोग हमेशा से शॉर्ट टर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हम अभी की सीरीज ही देख रहे होते हैं कि अगर आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या होगा। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के सीरीज शुरू होने से पहले वी वर नॉट श्योर कि शान मसूद कैप्टनशिप करेंगे या नहीं करेंगे। आइदर ही इज केपेबल ऑफ बीइंग अ कैप्टन ऑफ अ टेस्ट टीम। फॉर्चुनेटली उन्होंने रन बना लिए, अब उनको भी अपना जो ना फ्यूचर जो ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हम जो ना हमेशा से जो ना शॉर्ट टर्म काम कर रहे होते हैं। दैट्स बेसिकली आर वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ। गेम का रूल ये है कि इफ़ यू सीन ऑल द टीम, लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड, बटलर सीनियर है आपका, कंटिन्यू उनके साथ जो ना नीचे प्लेयर्स जो ना वो मैच्योर हो रहे हैं। जो रूट इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट जो ना वो वाइट बॉल प्लेयर, ही इज़ एक्सेलेंट रेड बॉल प्लेयर, बट ही इज़ नॉट प्लेइंग T20। बल्कि इनफैक्ट अगर हमने देखा तो 100s में जो ना मैन ऑफ द शायद सीरीज भी हुआ था, इन परफॉर्म रियली वेल, फिर भी उसको जो ना वो T20 टीम में लेकर नहीं आए। इट्स समथिंग विच इज यू हैव टू मेक अ मिक्सचर सीनियर विद जूनियर। ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना चाहिए। बट हमारे यहाँ टोटल डिपेंड करता है कि
इस वक्त मेरी गुड्डी ऊपर 6 है या मेरी गुड्डी नीचे है। अच्छा सर, जो टीम मैनेजमेंट है बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादातर कोच और जो नहीं कोचेस जो है ना वो टीम बना रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्या कोचेस की इनपुट इतनी अहमियत रखती है कि वो टीम सेलेक्ट करें, या टीम सेलेक्टर को या कप्तान को मिलकर सेलेक्ट करनी चाहिए? कोच का काम है उसको आप जैसे प्लेयर्स दें वो उनकी ट्रेनिंग करे। आज तक तो मुझे ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान की टीम कौन बनाता है। पीसीबी का चेयरमैन बनाता है, पीसीबी की गवर्नर बॉडी बनाती है, आपके सेलेक्टर्स बनाते हैं, आपका हेड कोच बनाता है, या आपका कैप्टन बनाता है। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये आज तक किसी के पास भी इसका एग्जैक्ट सवाल का जवाब नहीं है। आप जिससे पूछो ना वो बेसिकली अपनी बल्ली उतार के किसी और के सर के ऊपर जो ना वो चढ़ा देता है। आप यू कैन हैव लाइक अ लॉट ऑफ एग्जांपल। पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट के एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जिसके अंदर सीनियर प्लेयर्स को बिठाया, बड़े मुआवजे जो उन्होंने दिए। इवन दे वर आल्सो नॉट रेडी टू टेक अ रिस्पांसिबिलिटी की जो टीम वर्ल्ड कप की बनकर गई थी वो हमने बनाई, पैसे अपने ले गए। आज तक इस चीज का जवाब कोई नहीं दे सका। कैप्टन बोलता है मेरी टीम नहीं है, कोच बोलता है मेरी टीम नहीं। अच्छा, कोच तो कर भी नहीं सकता क्योंकि हम सेलेक्टर खुद हम नहीं करता सर कि मैंने सेलेक्ट की। हम इम्पोर्टेड जो ना वो कोचेस लेकर आते हैं जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उनको मिलते हैं। टूर्नामेंट खत्म होता है वो अपने अपने मुल्क में जो ना वापस चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसी मुल्क में उनका जो ना वो टर्मिनेशन लेटर या रिजाइन लेटर जो ना वो चला जाता है, तो वो अपना टेन्योर भी पूरा नहीं कर पाते। तो कोचेस का काम जो ना ऑन द टाइम परफॉर्म करना, और उनको इनफैक्ट ये भी नहीं मालूम, जैसे अगर लेट्स से कि मैथ्यू हेडन हमारे बैटिंग कोच हुआ करते तो उनको ये भी नहीं मालूम कि फर्स्ट क्लास के हमारे स्टार्ट्स क्या हैं, तो वो कैसे जो ना वो टीम में जो ना सिलेक्शन करके लेकर आएंगे। तो ये आज तक जो ना किसी के पास इसका जवाब नहीं है और मेरे पास भी नहीं है कि हमारी टीम सेलेक्ट कौन करता है। और सब इस चीज़ के बारे में मोहसिन नकवी साहब से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा भाई इट्स इंडिपेंडेंट बॉडी। सेलेक्टर से पूछा गया तो बोला जी मेरे पर बड़ा प्रेशर है। कैप्टन से पूछा गया, बोले जी मुझे तो ये 16 मिली थी उसमें से मुझे 11 लेनी है। आप बाकी कोच से पूछो, कोच ने कहा भाई मैं 1 महीने में आपको सॉरी टू से गधे को घोड़ा तो नहीं बना सकता। तो सर इसका क्या इलाज होगा? कि आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ मैनेजमेंट पर्सन, बीइंग अ क्रिकेटर, टीम किसको सेलेक्ट करनी चाहिए? क्या हायरार्की होनी चाहिए बोर्ड की? पीसीबी इज बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल जो ना ऑर्गेनाइजेशन जिसको बेसिकली जो ना हर चीज़ के इख्तियारात जो ना उनके हाथ में मौजूद हैं। सेलेक्टर इज एन इंडिपेंडेंट जो ना वो अथॉरिटीज। बेसिकली आप सेलेक्ट भी करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, पहले तो 3 सेलेक्टर बनाते हैं, उनका काम है बेसिकली टीम बनाना, ना कैप्टन का काम। एक वजीर होते हुए आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, आप समझते हैं कि पीसीबी जो है वो हुकूमत की दस्तरस से दूर है? देखिए इंटरनेशनली तो हम यही पोर्ट्रेट करते हैं ना, यूएसए की तरह अभी हमारा बोर्ड तो सस्पेंड हुआ नहीं है। हमारे यहाँ एक रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, वो बेसिकली हमारा जो है ना वो हेड सेलेक्ट करती है। अब ये जरूरी है, आज तक कभी इलेक्शन के अंदर कोई ऑपोजिशन जो है ना वो क्रिएट नहीं हुई। दैट्स समथिंग डिफरेंट, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन मार्क। बिला मुकाबला सेलेक्ट हो जाते हैं, बिला मुकाबला सख्त सेलेक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जुगाड़े लगाई जाती हैं, और ये इस वजह है कि वजीर हो या फिर मुशीर हो या फिर वेरी इन्फ्लुएंसर ऑफ दैट लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी, वो आके जो ना वो सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर पार्टी हेड का जो मंजूर नजर होता है या तो वो बन जाता है या वज़ीर बन जाते हैं, या चूँकि बड़ी हॉट सीट समझी जाती है पीसीबी का चेयरमैन होना, जो कि तकरीबन एक वफाकी मिनिस्टर या उससे भी बड़ी पोजीशन क्रिकेट के हवाले से समझी जाती है, वही सेलेक्टर बन जाते हैं, फिर वही सेलेक्टर या वही कुछ और बन जाते हैं। लेकिन सर हम अपने चाहे खेल हो या कोई इन इदारों के सरबराहान को ट्रांसपेरेंटली क्यों नहीं लगा सकते सर? हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा नेचर नहीं है, हमारी पॉलिटिकल जो है ना वो बेनिफिट्स नहीं है, हमारी वी आर फाइटिंग फॉर अ पावर गेम है सारा पूरा का पूरा। हर जगह के ऊपर हमने अपने अपने जो ना वो कब्जे करने। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं सोचते कि जितना पाकिस्तान तरक्की करेगा उतना बेनिफिट हमें मिलेगा, जितनी पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करेगी उतना बेनिफिट जो ना पाकिस्तान को और जितने भी उनके जो ना सेलेक्टिव लोग होंगे उनको मिलेगा। हम जल्दी काम करने के लिए जाते हैं, प्रोसीजर्स के ऊपर काम नहीं करते, लॉन्ग टर्म्स पे काम नहीं करते। हाँ, वी आर मोर फेवर कि हम मुर्गी काट दें, हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि रोज़ वो एक सोने का अंडा दें। अनफॉर्चुनेटली आवर नेचर इज़ दिस। और अगर आप मुझसे पूछें कि आइंदा आने वाले सालों में कुछ तब्दीली आने वाली है, तो आई डोंट थिंक सो। ये जो नारा हमारे यहाँ कभी भी लगता है कि तब्दीली आएगी, आई डोंट थिंक सो। तब्दीली आ ही नहीं सकती, क्योंकि बेसिकली हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम खुद जो है ना खुद ऑनेस्ट नहीं है अपने मुल्क से, हम खुद ऑनेस्ट नहीं है अपने सिस्टम से, हम खुद ऑनेस्ट नहीं है अपने जॉब से।
तो आप हम ही लोग उनमें से कोई ना कोई हमारा सरबरा बनता है, तो वो कैसे ऑनेस्ट हो सकता ठीक है। चलिए सर, अभी मजीद आपसे गुफ्तगू करनी थी, लेकिन आज के पॉडकास्ट का वक्त जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंचता है। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट को हम यहाँ जो है वो रोकते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तो गुफ्तगू को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे, डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।